नमस्कार, जय अग्रसेन, जय महेश। आप सभी को गुड इवनिंग। कोरोना पर मात, मानसिक स्वास्थ्य के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं इस कार्यक्रम में सभी जूम ऐप द्वारा जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं अग्रवाल समिति एवं महेश सेवा परिवार अकोला की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही सभी हमारे जो पैनलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनका आज मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज इस कोरोना के विषय में जानकारी देने के लिए इतनी दूर दूर से सभी डॉक्टर्स आज हमारे मार्गदर्शन करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के पटल प्रमुख डॉक्टर जुगल चिरानिया जी ने बहुत अच्छा ये आयोजन किया है। इससे पहले भी पिछले हफ्ते में अग्रवाल समिति अकोला ने ऐसा ही एक आयोजन सिर्फ 100 लोगों के लिए किया था, जिसमें 80 लोग बाद में वेटिंग में थे। और इसकी भारी मांग को देखते हुए हमने इस कार्यक्रम को फिर से लेने का निश्चय किया और आज हम सब इस माध्यम से, आज जूम ऐप के माध्यम से आप सब लोगों को आज इस कोरोना के विषय में आज सभी जानकारी देंगे। मैं प्रकल्प प्रमुख डॉक्टर जुगल चिरानिया जी को इन्हीं शब्द के साथ बुलाना चाहूंगा कि सभी लोग, हमें कोरोना से डरना जरूर है लेकिन दूर नहीं भागना है। तन की दूरियां जरूरी है, मन की नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर जुगल चिरानिया जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेत्र तज्ञ डॉक्टर जुगल चिरानिया, अग्रवाल समिति का उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेटर और मॉडरेटर। मैं आप सभी श्रोताओं का और वक्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत देश में ही नहीं, करीबन पूरे विश्व में कोरोना की स्थिति, लॉकडाउन की स्थिति है। करीबन 260 करोड़ लोग, पूरे विश्व में 260 करोड़ लोग लॉकडाउन से फंसे हुए हैं। और यह लॉकडाउन जो है 4 से 6 हफ्ते होते हुए 8 हफ्ते तक के भी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे विकट परिस्थिति में सभी लोगों के सामने कई प्रश्न है, गैर समझ है, सभी लोग चिंताओं में है, टेंशन में है, सभी लोगों के दिमाग में डर है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अग्रवाल समिति अकोला और महेश सेवा परिवार, इन लोगों ने यह मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं इस मीटिंग के वक्ता ऑस्ट्रेलिया के मनोविकार तज्ञ डॉक्टर ज्योतिका गरुड़ चौधरी, नागपुर के डॉक्टर सुधीर भावे मनोविकार तज्ञ, अकोला के ज्येष्ठ फिजिशियन डॉक्टर ओम प्रकाश रुहाटिया जी और नासिक के एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर अभय डावड़े, इनका इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। इस मीटिंग शुरू करने के पहले मैं आप सभी को इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी श्रोताओं को इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। सबसे पहले आप सभी म्यूट पर हो। वो इसलिए किया गया है कि ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम ना आए, आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर दिखे। दूसरा, आपके पहले एक एक करके चारों भी वक्ताओं का हम लोग सेशन लेंगे और चारों सेशन होने के पश्चात हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो आपके जो भी प्रश्न है आप चैट बॉक्स में टाइप करिएगा और यह प्रश्न आप किसको पूछना चाहते हो वह वक्ता का नाम लिखिएगा। आखिरी में हम लोग काफी समय प्रश्न और उत्तर का सेशन रखने जा रहे हैं। तो आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अकोला के ज्येष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन डॉक्टर ओम प्रकाश जी रुहाटिया को। डॉक्टर ओम प्रकाश जी रुहाटिया, आपको आवाज आ रही है? जी जी। डॉक्टर ओम प्रकाश रुहाटिया ज्येष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट और कंसल्टिंग फिजिशियन है और करीब 40 वर्षों से अपनी सेवाएं अकोला वासियों को और आजू बाजू के इलाकों में दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि जो कोरोना का जो है कोविड-19, इसके क्या लक्षण है, हमें कैसे पता चलता है कि हमें कोरोना है, होने की संभावना है? अच्छा, सबसे पहले थैंक यू। अच्छा, अभी कोरोना के लक्षण के बारे में, यह जनरली एक बार वायरस शरीर में आने के बाद में 4 से 5 दिन में लक्षण देखने शुरू होते हैं। करीब 95% केसेस में 14 दिन के अंदर ये लक्षण आ जाते हैं। इसीलिए 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड या आइसोलेशन पीरियड रखा है। ये कोरोना की बीमारी मामूली बीमारी, सर्दी खांसी बुखार की बीमारी से शुरू होकर तो सीरियस निमोनिया, वेंटिलेटर फेलियर तक पहुंच सकती है। ज्यादातर 80% केसेस में यह बीमारी मामूली बीमारी, माइल्ड बीमारी होती है, जिसमें खांसी, बुखार,
सांस की तकलीफ, ये मुख्यतः होती है। बदन दर्द, सिर दर्द, जी में चलना, दस्त, इसके अलावा सूंघने की और चखने की क्षमता में भी थोड़ा कम ज्यादा देखने के लिए मिला है। इसमें से 14% केसेस, 14 से 15% केसेस में सांस की बीमारी एकदम से बढ़ जाती है। सीने में दर्द महसूस होता है, सीने में भारीपना महसूस होता है, चेहरे पे या होठों पे नीलापना आने लग जाता है, या ज्यादा जागे रहने से परेशानी होती है, कंफ्यूजन की स्टेट की माइंड होने लगती है। तब इस गंभीर बीमारी का स्वरूप हो जाता है, तो उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, जहाँ पर उसे उसके ऑक्सीजन की टेस्ट करते हैं, एक्सरे की टेस्ट करते हैं, और उसमें से 5% लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ती है, जिनको वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। यही उसके सारे लक्षण है। राइट। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो कोरोना ये है, ये कैसे फैलता है, एक से दूसरे व्यक्ति में यह कैसा आता है? ओके, तो हम सब जानते हैं कि कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान से शुरू हुई और वहां से फिर ये पूरी दुनिया में जोरों से फैल गई। आज दुनिया में करीब करीब 45 लाख लोग इसके पॉजिटिव है और 3 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। हमारे देश में करीब 85,000 लोगों को ये पॉजिटिव है और 2,600 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बीमारी स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा से बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। मतलब इसका जो बेसिक रिप्रोडक्शन रेट है, उसको हम R0 बोलते हैं, 3 से 4 है। इसका मतलब एक आदमी, एक इन्फेक्टेड आदमी शुरुआत के 4-5 दिन में 3 से 4 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। उनमें का हर एक आदमी अगले 3-4 दिनों में अगले 3-4 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो एक आदमी से एक महीने में 400 लोगों तक ये बीमारी पहुंच जाती है। ये बीमारी फैलने के, एक आदमी से दूसरी तरफ फैलने के 2 तरीके होते हैं। स्लाइड प्लीज, स्लाइड। हाँ, तो ये इसमें मेनली एक आदमी से दूसरे आदमी पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की तरह फैलती है। जब एक आदमी खांसता है, तो अब आपको इसमें दिखता है कि जब वो आदमी खांसता है तो उसके मुंह से 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट बाहर फेंकता है, और उसमें लाखों की तादाद में कोरोना वायरस एक्टिव होते हैं। और ये जब हवा में 2 मीटर की दूरी तक जाते हैं, अगर 2 मीटर की दूरी से कम दूरी में कोई इनके पास में आ जाता है, तो उसके चेहरे पे या हाथों पर ये गिर जाते हैं और उसके आंख, नाक या मुंह से उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो इन्फेक्ट हो जाता है। वीडियो प्लीज। तो ये एक प्रकार से फैलती है। दूसरे प्रकार है इनडायरेक्ट स्प्रेड, कंटेमिनेटेड सरफेस को हाथ लगाने से, टच करने से। इसमें 2 मीटर की दूरी के बाद में जब ये सतह पर गिरते हैं, तो वो वहां पर स्टेनलेस स्टील पर 48 घंटे रहते हैं, प्लास्टिक पे 72 घंटे तक एक्टिव रह सकते हैं, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे, पेपर पे 24 घंटे एक्टिव रह सकते हैं। तो अनजाने कोई आदमी मोबाइल या लैपटॉप या कुर्सी टेबल को पर जहाँ पर ये होते हैं, उस पर जाने अनजाने कोई आदमी अगर छूता है तो उसके हाथ पे चढ़ जाते हैं, और फिर आदमी जब अपने चेहरे पे हाथ ले जाता है तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें बार बार कोई हाथ धोना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे अगर कोई हाथ में पहुंच जाता है जंतु तो उससे हम बच सके। इसमें सबसे बड़ी चुनौती एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स यानी इसमें क्या होता है कि उसको इन्फेक्शन तो है, जैसे मेरे को इन्फेक्शन है, मेरे को पता नहीं है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ नहीं, तो उससे उसको कोई लक्षण नहीं है, और ऐसा आदमी बिना मास्क के अगर बाहर निकलता है, कोई उसके पास में आता है, उससे बात करता है, तो उसको हमको इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसे भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं कोई इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो यह सबसे बड़ा, इसलिए मास्क, हर किसी ने अगर मास्क लगा के बाहर गए तो इस तरह के बीमारी के फैलाव से हम बच सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि 30 से 40% केसेस एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से फैले जाते हैं। राइट। तो सर मुझे ये बताइएगा कि तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो है इसका जो असर है वह प्रत्येक व्यक्ति में सरीका होता है, या कोई ऐसे व्यक्ति है जिसमें कोरोना का असर ज्यादा होता है? ओके, तो इसमें ऐसा है, जिसकी रोग प्रतिशोधक शक्ति कम है उनको इसका असर ज्यादा होता है। जैसे ओल्ड एज, मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड, जिनको हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, अनकंट्रोल्ड बीपी है, मोटापा है, या जो इम्यूनोप्रेसेंट स्टेट में है, जैसे कि किसको HIV है, किसी को कैंसर है, या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहा है, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट या होल मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह के पेशेंट है, इन लोगों को
ये बीमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करती है और इन लोगों को ज़्यादा सीरियस होकर हॉस्पिटलाइज होने का काम ज़्यादा पड़ सकता है। राइट। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो अपने जो आसपास की जो जगह है, जैसे दुकान है, ऑफिस है, घर है, या फिर जो फोमाइट्स आप मोबाइल है, दरवाजे के हैंडल है, इसको हम लोग निर्जंतु कैसे करें, डिसइंफेक्ट कैसे करें? अच्छा, तो जैसे मैंने बताया कि ये स्टील के ऊपर 48 घंटे रहता है, प्लास्टिक के ऊपर 72 घंटे रहता है, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे रहता है, तांबे के बर्तन पे 4 घंटे रहता है। तो इसको डिसइंफेक्ट करने के पहले लिए जब पेशेंट के रूम के अंदर से इसको हमको पूरा डिसइंफेक्ट करना है, तो सबसे पहले सतह को डिसइंफेक्ट करेंगे। इसमें फर्श, सीढ़ियाँ, गलियारे, फर्नीचर वगैरह आते हैं। इनको 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से मॉपिंग करने से निर्जंतुकरण कर सकते हैं। फर्नीचर को आप सोप वाटर से भी कर सकते हैं। फर्नीचर को सोप वाटर से के साथ कम से कम 20 मिनट का कांटेक्ट जरूरी है। उसके बाद में पेशेंट के जो बेडशीट्स है, क्लोथ्स है, लिनेन्स है, ब्लैंकेट्स है वगैरह, इनको 1% सोल्यूशन में 10 मिनट तक डुबाने के बाद में 20% सोप वाटर में डुबा के फिर धोकर साफ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मोबाइल है, जहाँ पर 1% सोल्यूशन वापर नहीं सकते, 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन नहीं वापर सकते, जैसे कि डोर हैंडल्स है, डोर नॉब्स है, इलेक्ट्रिक स्विचेस है, कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, कीबोर्ड्स है, इनके लिए हम 60 to 70% अल्कोहल सैनिटाइजर का स्प्रे से इसको हम निर्जंतुकरण कर सकते हैं। उसके बाद में जब पेशेंट की रूम, पेशेंट के सीलिंग या दुकान की रूम सीलिंग, जब दीवारें और अंदर का इन्वायरमेंट जो है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वेपर्स वापर सकते हैं, और इसमें कम से कम 45 मिनट का कांटेक्ट टाइम होना जरूरी है और सारी दरवाजे खिड़की बंद रखना जरूरी है। राइट। तो डॉक्टर गुवाटिया साहब, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से आपने कोरोना के विषय में काफी जानकारी दी। आपने ये बताया कि भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया, लोगों से मिलना जुलना कम करे। तो मैं आपको 2 पंक्तियों में भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, और फुर्सत मिली तो एक शर्त पर कि किसी से ना मिले, किसी से ना मिले। तो धन्यवाद डॉक्टर गुवाटिया साहब। अभी मेरे साथ में हमारे अगले वक्ता जो है डॉक्टर अभय ढौड़े जी हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर अभय, आर यू देयर? हेलो, हाँ, आई एम वेरी मच देयर। तो डॉक्टर अभय ढौड़े, नमस्ते। हाँ नमस्ते। डॉक्टर अभय ढौड़े जो है अभी करीबन 20 साल से नासिक में एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट की अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मेरे बैचमेट है, मेरे अच्छे मित्र है। और आप जो है, आप बहुत ही अच्छे गायक भी है, आपको ट्रेकिंग का और फोटोग्राफी का शौक भी है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स ये जो कोरोना जो है, ये जो फैलता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो ये फैलने को हम कैसे रोका जाए? नमस्ते, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। हमने हमेशा सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप इस कोई बीमारी का क्योर अभी तक नहीं है, तो हमारे हाथ में कौन सी चीज रहती है, तो उसको प्रिवेंट करें। तो इससे आसान से स्टेप्स है, अगर सारे लोग इसे अच्छे से फॉलो करें तो काफी हद तक ये श्रृंखला हम तोड़ सकते हैं। सबसे अहम बात है हमारा हैंड हाइजीन, जिसका हाथ की सफाई। जैसे आपको 20 सेकंड तक सोप एंड वाटर से हाथ धोना है। और कब कब धोना है सोप एंड वाटर से हाथ? जब खाने के पहले आप धोने का है। अगर आप छींकते और खांसते हो उसके बाद धोना है। घर में कोई पेट एनिमल है, उसको अगर हाथ लगाते हो उसके तुरंत उसके बाद आपको हाथ धोने हैं। टॉयलेट से आने के बाद अगर आपको हाथ सॉइल्ड हाथ है तो आपको सोप और वाटर से ही धोने हैं। अगर आपके गंदे हाथ नहीं है तो आप अल्कोहल बेस्ड जो रब रहते हैं उससे भी आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं हाथ। ये तो हुआ हाथ की सफाई के बारे में। जब भी आप बाहर से आओ, कहीं से भी किधर भी हाथ को टच करते हो तो उसको सोप और वाटर से धोना ही है, सोप और पानी से। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन में ऐसा, जैसे हम छींकते हैं और खांसते हैं तो आपको अपने कोहनी पे खांसना है या छींकना है। अगर आपके पास टिश्यू है तो वेल एंड गुड, आप टिश्यू को डायरेक्ट उसको डस्टबिन में डालें बिना इधर उधर टच किए। और तीसरी बात, अगर आप रुमाल ये इस्तेमाल करते हो तो उसको तुरंत
सोप में धोकर सुखाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि आप चेहरे को, आँखों को और नाक को हमेशा बिना कारण हाथ ना लगाएं, और ये आपको पर्पसफुली करना है, क्योंकि हमें बहुत आदत रहती है आँख को हाथ लगाना, नाक को जाने की या मुंह पे हाथ लगाने की। तो उसको हमें पर्पसफुली रोकना है। जब भी सामने वाले को बता के रखना है, फैमिली को, कि जब भी मैं हाथ लगाऊंगा बोल देना मुझे कि मैं हाथ न लगाऊं आँखों को, चेहरे को या नाक को या मुंह को। तो ये करना, बार-बार हाथ न लगाना ज़रूरी है। तीसरा है सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग। आपको लोगों के बीच में दूरी बनाए ही रखनी पड़ेगी। 1 मीटर से ज़्यादा दूरी बनाए रखनी है और किसी से हाथ नहीं मिलाना है। आप नमस्ते कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारा पहले से ग्रीट करने का तरीका रहा है और वो सबसे अच्छा है। आप बिना काम के बाहर ना निकले। अगर क्राउडेड प्लेस को आपको जाना है तो आप मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि मास्क आपको खुद को बचाएगा और आपसे लोगों को भी बचाएगा। तो मास्क, आप कोई भी मास्क, घर पे बने हुए मास्क, 3 लेयर 2 लेयर के मास्क भी, आप कपड़े के मास्क भी बनाए हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 अपने नाम से बना के रखें, ताकि आप उसको धो के सुखाएँ, 1 दिन 2 दिन जाए, तीसरा मास्क यूज़ किए। तो आप रोज़ बाहर जाते समय अलग-अलग मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपकी, और ये सब चीज़ें आपको लॉकडाउन खुलने के बाद भी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है और ये जितने दिन चलेगा ये हमको अभी हम पता नहीं है। तो लॉकडाउन खुलने के बाद खत्म हो गया ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें हमें आगे फॉलो ही करनी है, और अगर आपकी इसमें तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती आपको, तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अभी आप ये बताइएगा, जैसे जो कोरोना फैलता है तो यह क्या इतना फैलेगा कि 100% लोगों को इन्वॉल्व करेगा, या फिर ऐसा कुछ जो बोलते हैं कि सामूहिक प्रतिरोधक शक्ति, हर्ड इम्यूनिटी, यह क्या है? हर्ड इम्यूनिटी उसे कहा जाता है जब 80% हमारी लोक संख्या, जिसमें इस बीमारी से गई हो, मतलब सबको 80% लोगों को ये कोरोना वायरस या कोई वायरल बीमारी हो चुकी हो, तो उसको इम्यूनिटी 80% लोग इम्यून हो जाते हैं, उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अभी ये जब इन्फेक्शन होता है वो धीरे-धीरे होता है, और ये क्योंकि हमारा ये वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसमें इसका विरुलेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये हमने ये अटेंड करना ऐसा कह नहीं सकते हम, क्योंकि वो फैलने दो इसको, उसमें जान नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जब तक आपका वैक्सीन ना आए, धीरे ये वैक्सीन आने से आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जब भी वैक्सीन आएगा, उसमें आप ये सब लोगों को वैक्सीन देके आपकी इम्यूनिटी उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। राइट। और आज 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 ये पता नहीं है कि जिनको कोविड-19 का बीमारी भी हो चुकी है, तो उनको कितने दिन तक वो इम्यून रहेंगे, 6 महीने, 3 महीने, साल, आज उसका भी पता नहीं है। तो इसलिए आप अगर पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, तो फिर से उसको होगा, नहीं होगा, ये हम आज कुछ भी इसके बारे में बता नहीं सकते। इसलिए आपको ये सब चीज़ें प्रिवेंट ही करनी है। राइट, बरोबर है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो कोविड-19 कोरोना जो है, क्या इसका कोई अभी तक के कोई इलाज है? आप लोग जो है आईसीयू में कैसे मैनेज करते हो? कोई वैक्सीन वगैरह है इसकी? नहीं, अभी तो इसमें हमारी पूरी ट्रीटमेंट है जो आज सपोर्टिव ट्रीटमेंट रही है, सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही चलती है, जिसमें कि पेशेंट को, जो बहुत ज़्यादातर के लोगों को हल्की बीमारी रहती है या बुखार, खांसी, जो कि ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाती। कुछ प्रतिशत लोगों में ये सीरियस रूप ले लेता है, जैसे न्यूमोनिया हो गया। उसमें न्यूमोनिया अगर हो जाए और फीवर बहुत बढ़ता है, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में का कम होते जाता है, और वो भी हमारे लिए डेट्रीमेंटल है। अगर इस स्थिति में हमको उसको ऑक्सीजन सप्लीमेंट करना है, बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे वो ज़्यादा बीमार है तो सलाइन वगैरह देना चाहिए, एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे, एंटीपायरेटिक या फीवर के अगेंस्ट जो काम करते हैं दवाई, वो देने पड़ेंगे। और जैसे-जैसे उसकी कोई सिस्टम में कोई बदलाव आता है, हार्ट, ब्लड प्रेशर, अकॉर्डिंगली हम वो लोग सब ट्रीट करते हैं। और सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो तो हम, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो अब हम वो पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं। राइट। अभी ट्रीटमेंट एज़ सच एंटीवायरल का भी कोई अभी तक पूरा रोल एस्टेब्लिश हुआ नहीं है। हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ
एजिथ्रोमाइसिन पाइरिडीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने का फैसला किया है, लेकिन उसका भी कोई एस्टेब्लिश रोल अभी तक नहीं है। राइट, तो धन्यवाद डॉक्टर अभय डवड़े जी, आपने बहुत ही विस्तार में ट्रीटमेंट और कैसे रोका जाए इसको बताया है, तो आपका धन्यवाद। अभी मेरे अगले स्पीकर है, वक्ता है, ऑस्ट्रेलिया से जो है सीधा जुड़ने जा रही है ज्येष्ठ मनोविकार तज्ञ डॉक्टर जुथिका गरुड़ चौधरी। डॉक्टर जुथिका, आपको आवाज आ रही है? या राइट। तो डॉक्टर जुथिका वेलकम। अभी हमारे साथ में जो स्क्रीन पे दिख रहा है डॉक्टर जुथिका गरुड़ चौधरी है। आप ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में करीबन 20 सालों से पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है। आपके मार्गदर्शन में कई जूनियर डॉक्टर्स ट्रेन हो रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया कंट्री मेंटल हेल्थ के क्लिनिकल डायरेक्टर हो, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट है, और आप टेलीमेडिसिन द्वारा आप पेशेंट्स का इलाज कर रहे हो। तो डॉक्टर जुथिका, वेलकम टू दिस जूम मीटिंग। कैसे हो आप? ऑस्ट्रेलिया में क्या पोजीशन है? बताती हूँ मैं। पहले तो मुझे बताने दो आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्लूडिंग मी जुगल। आज बड़ा मजा आ रहा है कि मैं बात कर रही हूँ इतने सब लोगों के साथ, लेकिन एक सीरियस टॉपिक पे, इसलिए थोड़ा बुरा लगता है। बट ये मैं अभी ऑस्ट्रेलिया की परिस्थिति बताऊं तो ऐसे है कि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है, और हमारे यहाँ करीबन 6,900 केसेस हुए हैं। पॉपुलेशन हमारी कम है, 26 मिलियन। तो उसमें 6,900 और मोस्टली सब सिडनी और मेलबर्न के आसपास हुए हैं, क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में काफी लोग घूमना चाहते हैं। ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है लोगों को, रिटायर्ड लोगों को। तो उन्होंने काफी सारे क्रूज शिप से हमारे ऑस्ट्रेलिया में वो कोविड वायरस आ गया है, और हमारे यहाँ करीबन 98 लोग पास अवे हो गए हैं अभी तक। और लॉकडाउन हमारे यहाँ, ऐसे लॉकडाउन से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है। तो परिस्थिति एडिलेड में तो हमारे अभी 436 केसेस है, और उसमें से 4 जन पास अवे हो गए हैं। तो वैसे लास्ट 15 दिन से एक भी केस नहीं है। तभी भी हमारे यहाँ लॉकडाउन का, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली दिया है, क्योंकि अभी हम लोग ठंडी के दिन में जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में। अभी हमारी गर्मी खत्म हो चुकी है, तो क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर होने के कारण, तो उसके कारण हम लोग अभी भी 10 लोगों के साथ ज्यादा मिल नहीं सकते, और सब तरफ काफी सारे शॉप्स और ये सब बंद है, और रेस्टोरेंट्स बंद है। सब चीजें जो होते हैं, जो हम लोग यूज टू थे करते थे, वो सब बंद कर दिए गए हैं। बट यही कारण है कि ये वायरस जो है वो उसका आगे कैसे होगा इसको किसी को भी नहीं पता, इसलिए ये सब चीजें हुई है। देखा, मुझे आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बताइएगा कि जो कोविड जो है इसका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? तो ये देखो, सबसे ज्यादा अपने मानसिक स्वास्थ्य पे असर जो है वो है अनसर्टेनिटी का, कि जो पता ही नहीं है क्या होने वाला है। इसके कारण जो खलबली मच जाती है अपने स्वास्थ्य में, अपने मानसिक स्वास्थ्य में, वो सबसे तकलीफदायक है। तो वो स्वास्थ्य पे आप पहले तो मैं बताऊंगी कोविड का अपने हमारे पे होगा, हमारे छोटे बच्चों पे हो सकता है, हमारे बुजुर्ग लोगों पे हो सकता है, और लॉकडाउन का अलग ही प्रॉब्लम मानसिक स्वास्थ्य पे होता है, क्योंकि हम लोग सब लोगों को एक साथ रहने की, हम लोग हर्ड है, हम लोग एक साथ रहने की आदत है। तो हमें बंद कर दिया अगर किसी को मिलना जुलना, तो मन ही मन में हम लोगों की चिंता बढ़ती है। तो एक दो तरह की चिंता होती है। एक तो चिंता ऐसी है कि जो नॉर्मल है, क्योंकि ये होना ही है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं क्या होने वाला, तो थोड़ी तो चिंता होनी ही है। बट जो वरी बोलते हैं या एंजाइटी बोलते हैं, वो जो ज्यादा बढ़ सकता है,
वो मानसिक स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा असर करती है। तो हम लोगों को जैसे कभी कभार ये कोविड की जो बीमारी है उसकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो आते हैं, वैसे ही हमको एंजाइटी के सिम्टम्स अपने छाती में आ सकते हैं। तो हम लोगों को डर दोनों तरफ से लगता है कि मुझे कोविड हुआ है या मुझे एंजाइटी है। एंजाइटी समझ में नहीं आ सकती, तो ये हेल्थ एंजाइटी भी बढ़ा देता है। और काफी सारे डिप्रेशन बढ़ सकता है। जो लोगों को पहले से बीमारी है उनकी बीमारियां बढ़ सकती है। और सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि एक प्रकार का सस्पिशन होना शुरू करते हैं हम लोगों को कि हम लोग दूसरे पे लाइक दूसरे किसी को कोविड है हुआ है तो हम लोग थोड़ा सस्पिशियसली देखते हैं। एक पोलराइजेशन बोलते हैं हम उसको, कि जैसे कि बाकी लोगों को ब्लेम कर सकते हो या एंग्री हो सकते हो, एक प्रकार का वो इरिटेबिलिटी हो सकती है। तो ये सब चीजें अपनी नींद खराब कर सकता है, अपना सोच में थिंकिंग बहुत ज्यादा हो सकता है, जो वरी का एक के साथ एक कुछ उसको उपाय नहीं ऐसे। तो ये सब चीजें हो सकती है। राइट। तो हाँ, और ये अपने खुद पे होता है, अपने फैमिली में हो सकता है, अपने कम्युनिटी में हो सकता है, कंट्री और पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ये सब चीजें। तो ऐसे नहीं है, सभी तरफ हम ह्यूमन बीइंग सेम है। तो ये सब लोग हम लोग सब सिमिलर फील कर रहे हैं अभी। तो आपने बताया कि जो इस बीमारी की वजह से जो है मन अस्थिर रहता है, शांत नहीं रहता है और काफी भयभीत रहते हैं। तो ये बताइएगा कि इस परिस्थिति में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग है या जो मानसिक रोगी है, उनका ख्याल क्या रखे और कैसे रखे? तो सबसे ज्यादा मेरा कहना है कि बच्चों को बताना जो है वो हम लोग एडल्ट्स हैं, हम लोगों ने उनको ठीक से बताना चाहिए। तो ये बच्चे लोगों का हम बोल सकते हैं कि तीन एज ग्रुप बोलो, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, जो छोटे हैं 5 साल से पहले है, उनको तो हम घर में ज्यादा रहते हैं तो उनको तो खुशी है कि चलो मम डैड घर में है, अभी बाहर नहीं जा रहे। लेकिन अगर मम डैड चिंतित है तो वो लोग पिकअप कर सकते हैं। उनको हम लोग उसका रिग्रेशन बोलते हैं कि जैसे तुम्हारा एज एक है और वो उसके हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर है, उससे पहले वाली स्टेज का बिहेवियर हो सकता है। तो कभी कभार बच्चे लोग तुमको ज्यादा क्लिंग करेंगे, आप पकड़ के रख सकते हैं, मम डैड को कहीं जाने नहीं देंगे, ये ऐसे हो सकता है। जो बीच वाले बच्चे हैं स्कूल एज के, वो लोग चिंतित हो जा सकते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया से ज्यादा कुछ सुन सकते हैं जो हम लोगों को पता नहीं चलता। कभी कभार उनकी चिंता अपने मम डैड को कुछ हो जाए या किसी को कुछ हो जाए इसके कारण बढ़ सकती है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोगों ने सब बच्चों को, टीनेजर्स को, जो इरिटेबल हो सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं, या कभी कभार एंग्री भी हो सकते हैं बहुत, तो उनको सबको नॉर्मल तरीके से बताना है, जो रियलिटी है वो बताना है विदाउट एग्जैजरेशन। और अपनी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, फिर उनकी स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्लेन में पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाओ फिर बाकी लोगों का सोचो। तो दोनों चीज करनी पड़ती है। और बुजुर्ग लोगों को तो ऐसे है कि दो तरफ से उनकी तकलीफ हो सकती है। एक तो उनको लगता है हम बर्डन है, हमें हमें अभी घर में सबको हमारी देखभाल करनी पड़ रही है, तो ये ऐसे नहीं लगना चाहिए। और दूसरी चीज, उनको खुद को हेल्थ एंजाइटी बहुत ज्यादा हो सकती है क्योंकि उनको पता है कि उनको अगर कोविड हुआ तो वो पता नहीं क्या हो सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको थोड़ा सांत्वन करे, उनको उनकी देखभाल करे। उनको उनको भी पता, उनको सोशल मीडिया पता नहीं रहता, या तो उनको भी रियलिस्टिक आइडिया दे कि क्या हो रहा है। राइट। ठीक है। यस। हाँ। तो डॉक्टर जुथिया, ये बताइएगा कि जो मानसिक स्वास्थ्य जो है, यह किसी व्यक्ति को, जो हर व्यक्ति को कैसे पता चले कि उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है या कमजोर है? तो ये हमारा खुद के बिहेवियर में चेंज हुआ। हम लोगों ने खुद का देखा कि अभी मेरे अंदर थोड़ी ज्यादा चिंता हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं खाना पीना ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसंट्रेट ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं
मूडी बन गया हूँ, ऊपर नीचे मेरा मेरा फीलिंग चालू है, तो वो ऐसे हुआ तो समझता है कि कुछ गड़बड़ है, ज्यादा गड़बड़ है। अगर मैं एग्जैक्ट हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा हूँ, एक भी सिम्टम कुछ आए तो मैं उसी की तरफ देखते रहूं और मेरा फोकस दूसरी तरफ न जा पाए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो उसको किसी के साथ बात करके मैं कैसे मेरा कैसे हो क्या हो रहा है ये समझ लेना चाहिए। और दूसरी चीज है, अगर दूसरे किसी के बारे में आपको चिंता है तो उनका बिहेवियर पे ध्यान दीजिए कि वो ठीक से सो पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उनके जो इंटरेस्ट है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये सब पे असर हो सकता है। और जो लोग सच्ची जिनको हर समय की बीमारी होती है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उन लोगों को स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, कि ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं और भी बुरा हो सकूं, या उनमें भी और ज्यादा तकलीफ हो सकती है कि नींद की बीमारी या मूड या इरिटेबिलिटी ये सब हो सकता है, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभार जो लोगों को सस्पिशन वाली बीमारी है, हम लोग जिसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, उनको तो हम लोग पैरानोइया बोलते हैं, जो वो ज्यादा सस्पिशियस होके ज्यादा एंग्री हो सकते हैं, कि ये भी ध्यान देना पड़ता है। राइट। तो डॉक्टर जुथिका, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है या थैंक यू, मेरी हिंदी बहुत खराब है। बहुत अच्छे ढंग से बताया। हिंदी में ऐसा लग नहीं रहा कि आप ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया, प्योर हिंदी में बताया। और दोस्तों, डॉक्टर जुथिका जो है मेरी बैचमेट है, मेरी अच्छी फ्रेंड है। तो जुथिका, धन्यवाद। मुझे मालूम है आप सेलिब्रेशन मोड में हो, आप आपके जो फ्रेंड के यहाँ पे आए हुए हो, तो आपने आपका समय निकाला, धन्यवाद। तो इसके साथ में माय प्लेजर, माय प्लेजर, माय थैंक प्लेजर। यू, थैंक यू। तो हमारे अगले स्पीकर है डॉक्टर सुधीर भावे। डॉक्टर सुधीर सर, तो मेरे साथ में अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर सुधीर भावे। डॉक्टर सुधीर भावे जो है एक नागपुर के ज्येष्ठ मनोविकार तज्ञ हैं। आप प्रोफेसर एंड हेड है एमकेपी साल्वे मेडिकल कॉलेज में। आप एग्जामिनर और गाइड फॉर एमडी मेड साइकेट्री है। कई कोर्सेज के आप फैकल्टी मेंबर हो। एकेडमिक में आप हमेशा टॉपर रहे हो और कई कमिटीज में आप नेशनल चेयरमैन एंड नेशनल कन्वेनर रह चुके हो। आपने कई बुक्स लिखी है, अनेक संस्थाओं के आप अध्यक्ष रह चुके हो और आपको कई अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें विशेषकर नागपुर भूषण अवार्ड से आपको नवाजा गया है। तो ऐसे ख्याति प्राप्त मनोविकार तज्ञ डॉक्टर सुधीर भावे का मैं इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया है, अभी सभी लोग फ्री है, काफी समय है, तो जो सोशल मीडिया है, टीवी है, मोबाइल है, इनका जो काफी मात्रा में लोग उपयोग कर रहे हैं, तो जो वेदर ये इससे फायदा है या नुकसान है, मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होता है? ऐसा है जुगल जी कि अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मैं ऐसा कहूंगा कि स्वाभाविक है, अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जहां लोगों को दिन भर घर के बाहर रहने की, काम करने की आदत की है, बहुत सारा खाली टाइम उनके पास है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अधिक होना लाजमी है। इसमें ऐसा है कि इस्तेमाल किस ढंग से किया जाता है, इसको बहुत ज्यादा महत्व है। जो लोग समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको समस्या नहीं है। पर हम लोग जानते हैं कि समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत यानी कैसा कि बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे देंगे, ऐसी कुछ चीजें सोशल मीडिया पे करेंगे जो कि बहुत आवश्यक नहीं है। अब जो मैं कहा कि इस्तेमाल सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, सही इस्तेमाल कैसा हो, इसके बारे में दो चार शब्द कहना चाहूंगा। मैं आजकल कहता हूं कि हम लोगों में भले ही शारीरिक दूरी हो गई है, हम एक दूसरे से काफी दूर हैं, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि अपने में मानसिक दूरी हो। लॉकडाउन की फेज में एक अकेलेपन की भावना हम लोगों में आती है, और इस भावना को दूर करने के लिए लोगों से अगर हम लोग संपर्क बनाए रखते हैं, और संपर्क भी कैसा, मैं कहता हूँ वीडियो कॉलिंग द्वारा संपर्क बनाए, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में यह होता है कि अपने जो परिचित व्यक्ति है, अपने को सामने वो व्यक्ति दिखती है, और उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो कि संवाद का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो हम लोगों को दिखता है।
मैं कहता हूं कि हमने लोगों से जो सामाजिक संपर्क है अपना, उसकी गहराई और चौड़ाई दोनों बढ़ानी चाहिए। गहराई कैसे कि जिनको आप वैसे ही जानते हैं, आपके कोई चाचा, मामा, कोई कजिन या कोई दोस्त जिनसे बहुत दिनों से संपर्क नहीं हुआ, तो उनसे आप वीडियो कॉलिंग द्वारा संपर्क कर सकते हैं। एक हम लोग कह सकते हैं कि अगेन लाइक काइंड ऑफ री इन्वेंटिंग योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। और चौड़ाई कैसे बढ़ाते हैं कि कई बार किन्हीं किन्हीं लोगों से संपर्क करने की हमारी इच्छा होती है पर किसी कारण से नहीं किया होता है, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में डिजिटल कम्युनिटीज बनाना एक बहुत अच्छा उपाय है। डिजिटल कम्युनिटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोगों को चुने जिनका जो इंटरेस्ट है, शौक है, वो आपसे मिलता जुलता हो और किसी कॉमन टॉपिक, जैसे किसी का शौक हो सकता है हॉर्टिकल्चर, किसी का हो सकता है एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, तो ऐसे कॉमन टॉपिक वाले आप ग्रुप्स बना सकते हैं जिसका आप आनंद ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे निष्क्रिय या पैसिव रहने के बजाय थोड़ा सक्रिय रहना आवश्यक है। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, तो उसमें किसी की तारीफ में 2 शब्द कह दें। आपको कुछ अच्छा लगा तो उसके बारे में कुछ अच्छा कहें, जिससे कि सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो इस ढंग से सोशल कॉन्टैक्ट ज्यादा मीनिंगफुल बनाना, खुद का मनोरंजन उसमें होता रहे, सामने वाले को भी बुरा ना लगे, उसको भी अच्छा लगे, और हमको शारीरिक दूरी कम महसूस हो, बिना उसके आदी हुए, विदाउट गेटिंग एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। रोज का समय रेस्ट्रिक्टेड होना बहुत आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से ये एक सही उपयोग होगा उसका। थैंक यू डॉक्टर सुधीर भावे। सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो माहौल है, डर का, बेचैनी का, चिंता का, डिप्रेशन का जो माहौल है, निगेटिव, नकारात्मक माहौल है, तो यह माहौल को सकारात्मक कैसे करे, अपने मन को कैसे शांत करे, इसके बारे में कोई दवा है, साइकोथेरेपी है या कोई एक्सरसाइज है? एक मेरे ख्याल से आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ज्योतिका जी ने इसके बारे में हमें बहुत अच्छा बताया कि मानसिक समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। पर अगर हम लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग लॉकडाउन में अगर घर में सब रह रहे हैं हर समय या काफी समय तक, तो उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो करके हम अपने आप को मन की शांति दिला सकते हैं, थोड़ा आनंद दिला सकते हैं, घर वालों को आनंद दिला सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सुबह उठने के बाद, ये मैं खुद करता हूँ, मेरा खुद का उदाहरण दूंगा। मैं कहता हूँ एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना चाहिए कि आपके जीवन में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम में से हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिन पे हम लोग आमतौर पर गौर नहीं करते हैं। कोरोना के टाइम्स आ गए हैं तो कोरोना कैसा संकटदायक है, बड़ी परेशानी है यार, धंधा डाउन हो रहा है वगैरह वगैरह, चिंता करने के लिए बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा अपने जीवन में झांक के देखें तो हर एक के जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें दिखाई देंगी कि मुझे उदाहरण के तौर पे माता पिता बहुत अच्छे मिले हैं, मुझे मेरा पार्टनर बहुत अच्छा मिला है, बच्चे बहुत काबिल हैं, या मुझ में फला फला काबिलियत है, ये टैलेंट्स हैं, इन चीजों का मैं आनंद ले सकता हूँ, आर्थिक परिस्थिति मेरी ठीक ठाक है। तो सुबह उठते ही साथ एक आधा ऐसा विचार अपने जर्नल में लिख लें जिससे एक दिन का एक टोन सेट हो जाए। यू गेट अवेयर ऑफ व्हाट्स गुड विथ यू। उसके बाद अपना दिन का जो क्रम है उसको एक स्ट्रक्चर दे दें। ऐसे पड़े हुए हैं, वक्त कट नहीं रहा है, बोरियत हो रही है, ऐसा ना होने पाए। दिन को एक स्ट्रक्चर दे दें, किस समय क्या क्या करना है तय कर लें। हम में से हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी कई अनफिनिश्ड टास्क होते हैं। अपनी हर एक की टू डू लिस्ट होती है कि हाँ मेरा ये करना बाकी है। तो टू डू लिस्ट को सिस्टमैटिकली एक एक करके काम करते जाएं। जैसे मुझे फला फला फाइल लगानी है, ये अलमारी लगानी है, और जैसे हम कदम दर कदम उसमें आगे बढ़ते हैं तो एक निश्चित ही अपने को एक आत्मिक शांति मिलती है। दिन भर में कोरोना टाइम्स में भी कुछ ना कुछ अच्छी बात घटित होती है। आपने न्यूज पे सुन लिया कि संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी पिछले 24 घंटे में है, या आपके निजी जीवन में कोई अच्छी बात हुई है, तो उस पर थोड़ा गौर करें कि ये अच्छा हुआ है, उसको चाहो तो कहीं लिख लें, उसके बारे में लोगों के साथ चर्चा करें जिससे कि अच्छाई पे भी अपना फोकस रहे। और दिन भर में ऐसा कुछ हुआ है जो कि थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन आपने उसको किस अच्छे ढंग से हैंडल किया, ये अगर आप खुद को याद दिलाते हैं कि सुबह ऐसा ऐसा हुआ, फला फला व्यक्ति मुझ पर गुस्सा हुई, पर मैंने किस तरह उसको बहुत शांति से हैंडल किया, एक उदाहरण है, तो ये अपने को एक शांति दे जाता है। और एक चीज जिसका मैं खुद साधक हूँ और जिसमें बहुत विश्वास रखता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं माइंडफुलनेस टेक्निक्स। अब माइंडफुलनेस टेक्निक का उदाहरण, एक आम उदाहरण है ध्यान या मेडिटेशन। अगर रोज नियमित तौर पे एक 15, 20, 25, 30 मिनट तक हर व्यक्ति अगर सुबह मेडिटेशन करे
तो उससे मन को काफी शांति मिलती है, बहुत अपने को अच्छा लगता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि इन तनावपूर्ण दिनों में भी अपने को एक शांति या आनंद प्रदान कर सकती है। राइट सर। तो सर अभी के जो निगेटिव माहौल में जो लोग चिंतित रहते हैं तो उनका असर उनकी नींद पे भी आता है, तो नींद अच्छी आए इसके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहोगे? जी, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यानी केवल कोरोना के दिनों में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में नींद का, अच्छी नींद का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कुछ आम बातें हैं नींद के लिए जो कि हर व्यक्ति अगर फॉलो करे तो नींद में सुधार हो सकता है। कई लोगों का तो ऐसा होता है कि प्रकृति ने उनको बहुत अच्छी नींद दी है, जहां भी बैठ गए थोड़ा थोड़ा आंखें बंद की नींद लग गई, या बिस्तर में जाते ही साथ नींद लग गई और 8 घंटे की नींद गारंटीड है। उनकी तो चिंता नहीं है, पर खासकर जिनकी नींद थोड़ी कम है, जिनको समस्याएं हैं, उनके लिए खासकर ये उपाय हैं। एक तो ये है कि अपने सोने का टाइम टेबल डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें अनुशासन होना चाहिए। रोज सुबह अपना उठने का समय, ये नींद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसाइसिव फैक्टर है। अगर आप रोज एक निश्चित समय पर सुबह उठते हैं और इसी तरह एक निश्चित समय पर रात को सोने जाते हैं, तो उससे अपना, जिसको हम लोग कहते हैं स्लीप वेकफुलनेस साइकिल, यानी नींद और जगे रहने का जो साइकिल है, वो एक अच्छा एस्टेब्लिश होता है। तो इसका पालन करें। चाय कॉफी हम में से आमतौर पर हम लोग लेते हैं, तो हमारी ये हमेशा राय होती है कि अगर आप चाय पीने वाले व्यक्ति हैं तो शाम 5 बजे के बाद, 5 के बाद चाय नहीं पीना है। अगर आप कॉफी पसंद करते हैं तो दोपहर को 12-1 बजे के बाद कॉफी नहीं पीना है, क्योंकि कॉफी का असर अपने मस्तिष्क पे एक उत्तेजित करने वाला अराउजिंग इफेक्ट, ये करीब 8-9 घंटे चलता है। सोने के कम से कम 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन एक्टिविटी ना हो, यानी मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप, टैबलेट, वीडियो गेम्स, कम से कम 1 घंटा पहले इसको बंद करना है। क्या होता है कि ये सारे स्क्रीन के जो इस्तेमाल है वो अराउजिंग होते हैं, यानी अपने को एक मानसिक रूप से उत्तेजित करते हैं, क्योंकि इसमें अपने को इंटरेस्ट आता है, तो उससे नींद आगे धकेल दी जाती है। और यहाँ जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा कि इन सारे स्क्रीन में से एक ब्लू लाइट नाम की चीज निकलती है, जो रोशनी निकलती है उसको हम लोग ब्लू लाइट कहते हैं। वो अपने ब्रेन में नींद लाने वाले जो हार्मोन है मेलाटोनिन, उसको दबाती है। तो ब्लू लाइट के कारण अपनी नींद कम हो जाती है। तो इसलिए 1 घंटा पहले मोबाइल बंद हो जाए, ऑफ कर दें, बेडरूम के बाहर रखना है, बेडरूम में कभी रखना नहीं है। सोने के 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले कुछ पढ़ने की आदत डाल लें। अगर हम किसी अलग कमरे में कुर्सी पे बैठ के कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, किताब में से, स्क्रीन में से नहीं, तो क्या होता है कि उससे आस्ते आस्ते सुस्ती आने लगती है, और जब तक सुस्ती महसूस ना हो बिस्तर में नहीं जाना है। लाइट्स थोड़े डिम कर दें, आरामदायक कपड़े पहन लें, रीडिंग शुरू कर दें, और जब सुस्ती आए तभी बेड में जाएं। और बिस्तर में जाने के बाद चिंता नहीं करनी है कि नींद आएगी कि नहीं, नींद आएगी कि नहीं, क्योंकि ये सर्वविदित है कि किसी भी बात की अगर चिंता रही तो नींद कम हो जाती है। तो वो चिंता, नींद की भी चिंता हो तो स्वाभाविक है कि नींद कम होगी। तो मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ कि जब बेड में जाते हैं तो ये सोचते हुए जाएं कि यार बेड में जाऊंगा, जब नींद आना होगी आ जाएगी, चिंता नहीं करता उसकी। एक बार बिस्तर में गए तो सुबह रोशनी होने तक घड़ी देखना नहीं है। मैंने देखा है कि अधिकतर मेरे क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि आप रात को घड़ी देखते हो क्या, तो 90% बोलते हैं डॉक्टर साहब घड़ी देखते हैं। तो घड़ी देखना बिल्कुल वर्ज्य है, क्योंकि घड़ी देख के तनाव बढ़ता है, तो घड़ी देखना टालना है। तो मेरे ख्याल से ये सारी आदतें अगर हम लोग अपने निजी जीवन में, दैनंदिन जीवन में अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो इससे काफी फायदा होगा, नींद में निश्चित सुधार होगा। राइट। तो जिस तरह हमारी नींद का महत्व है जिंदगी में, उसी तरह मुस्कुराहट का भी हमारा जिंदगी में रोल है, क्योंकि बोलते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। सभी रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। तो जिस तरह जो कोरोना जो है हाईली कॉन्टेजियस है, उसी तरह मुस्कुराहट भी जो है वो एकदम हाईली कॉन्टेजियस रहती है। राइट, सही बात है। मैंने कहीं एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा था कि द बेस्ट मेकअप फॉर एनीवन इज अ गुड स्माइल, द लीस्ट एक्सपेंसिव। ये एक ऐसा मेकअप है जिसको कोई खर्चा नहीं आता और जिससे चेहरा खूबसूरत दिखता है। अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है, सो दैट मेक्स यू इन फैक्ट लुक बेटर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्माइल कंटेजियस है। स्माइल करने में कुछ लगता नहीं है, आप कठिन परिस्थिति में भी। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि कहीं स्टडी हुई थी, ज्योतिका जी शायद आपको पता हो, कि डिप्रेशन के मरीजों में उन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने कुछ 100 डिप्रेशन का मरीज लिए और उनको बताया कि हर घंटे में 10 मिनट चेहरे पे नकली मुस्कान रखो, ऐसे 10 मिनट बैठे रहो। और उन्होंने देखा कि 2 हफ्ते में बिना किसी दवा के इन डिप्रेशन के मरीजों में काफी सुधार आया। कंट्रोल ट्रायल था, यानी दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया, यानी एक
नकली दवा जिसे कर सकते हैं वो दी गई, और ये देखा गया कि जिन्होंने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी थी उन लोगों में सुधार जल्दी हुआ। तो मुस्कुराहट न केवल दूसरे के मन को प्रफुल्लित करती है, अपना मूड भी सुधारती है। अगर कभी अपने डाउन लग रहा है तो अपने को भी अच्छा लगता है। ये बहुत सही कहा आपने। तो डॉक्टर भावेश सर, मुझे बताइए कि जो लॉकडाउन के कुछ समय पश्चात, कुछ हफ्तों पश्चात जो होने वाले साइकोलॉजिकल जो चैलेंजेस है, यानी मनोवैज्ञानिक संबंधित जो चुनौतियां है, वह कौन सी है और उन चुनौतियों का सामना कैसे करें? जी हाँ, मेरे ख्याल से बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी हो सकता है अपने देश में 2 दिन बाद लॉकडाउन खत्म हो जाए, या हो सकता है और 2 हफ्ते से एक्सटेंड हो। और जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, तो लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि समस्या खत्म हो गई है। उल्टा फ्रैंकली कहूं, यानी मैं लोगों को डराना नहीं चाहता हूं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ समस्याएं और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लोगों में एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा कि अपने को बाहर जाने को मिल रहा है, तो बाहर जाना लोगों को और बढ़ेगा और उससे संबंधित समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो मैं कहता हूं कि लॉकडाउन के बाद जो हो चीजें हैं वो नॉर्मल नहीं होंगी, मैं उसको न्यू नॉर्मल कहता हूं। थिंग्स वुड कम टू ए न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल का मतलब ऐसा है कि एक जीवन में चिंता का एक स्तर बना ही रहेगा। लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे, वहां जैसे मेरे पहले वाले वक्ताओं ने बताया कि बाहर निकलने के बाद भी वो एक डर, चिंता। ज्योतिका जी ने पैरानोइया की बात की कि फला फला व्यक्ति से मुझे इन्फेक्शन लगेगा तो नहीं, तो वो एक चिंता हमेशा ही बनी रहेगी। और जैसा कि रोहटिया जी ने भी बताया कि ये चिंता कोई खुद के लिए नहीं है, बल्कि अपने परिवार वालों के लिए भी है कि हो सकता है मैं कोरोना ग्रसित हूं, मुझे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, सिम्टम्स नहीं है, पर कहीं मेरे कारण मेरे जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको तो नहीं लग जाएगा, या मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे नाती पोते हैं, कहीं उनको तो नहीं लगेगा। तो ये डर लगातार बना रहेगा, और एक कंटेजियन का डर जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरी समस्या ये रहेगी कि अभी लोगों के जितने प्राइवेट धंधे हैं, दुकानें हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, वो सारे बंद हैं, और बहुत सारे लोग अपने देश में हम लोग जानते हैं एक आर्थिक समस्याओं में से गुजर रहे हैं। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो समस्याएं कचोटती रहेंगी, उनका अपने को सामना करना पड़ता रहेगा। आर्थिक स्तर हर एक का यहाँ से लेके एकदम यहाँ पे आ गया, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये समस्या रहेगी। कई लोगों के जॉब जा चुके होंगे, कईयों के रिश्तेदार, अब सौभाग्य से अपने देश में संख्या बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि कईयों के रिश्तेदार मृत्यु के मुख में जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। तो ऐसे में ग्रीफ का एक सामना करना पड़ेगा। अब अच्छा, आज के दिनों में अगर मौत होती भी है तो स्मशान घाट में आप जानते हैं कि 20 से अधिक लोगों को अलाउड नहीं है, तो उसमें ग्रीफ कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यानी अपने मन का जो दुख है वो पूरी तरह से व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति सगे संबंधी है, उनको ये एक समस्या रहेगी। और मैं कहता हूं कि कोरोना का एपिडेमिक भले ही खत्म हो जाए, पर जिसको आजकल कहते हैं एक सेकेंडरी एपिडेमिक शुरू होगा। जो आवश्यक सेवाओं वाले लोग हैं, तो उनमें एक बर्नआउट हो जाता है एक तरीके का। जैसे अब जो पुलिसकर्मी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोग हैं, आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग हैं, तो 2-3 महीने लगातार काम ज्यादा काम करने के कारण ये हमको बर्नआउट दिखेगा इन लोगों में। अच्छा, जहां उल्टा है, जैसे लोग घर पे बैठे हुए हैं, काम बहुत कम है, वहां मैं कहता हूँ एक आलस की आदत लग चुकी होगी। अब 2 महीने अगर घर में बैठे हैं, आपने काम किया नहीं है, अलग अलग तरह से हो सकता है आप मनोरंजन कर रहे हो, खुद का परिवार वालों के साथ गेम्स खेल रहे हो, उनको अचानक बाहर काम पे जाना, एक नई आदत का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की कई बातें हैं जो लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमारे सामने समस्या बन के आ सकती है। अब इनको कैसे हटाना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। एक तो है जिसको मैं कहता हूँ कि गोल्डन 5 का रूल, अपने हर एक के जीवन में गोल्डन 5 होना चाहिए। अच्छी नींद, जिसके बारे में पहले मैंने जिक्र किया है। दूसरा, सुबह उठने के बाद अच्छा व्यायाम। अगर रोज सुबह उठने के बाद हम किसी प्रकार की एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें थकावट आ जाती है, पसीना आता है, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो, आप तेज चलें या फिर जॉगिंग करें, ट्रेडमिल करें, रस्सी कूद करें, बहुत तरीके हैं, अलग अलग टाइप के डांसेस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज से अपना मूड अच्छा होता है, थोड़ा जी हल्का होता है, एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग जिसको कहते हैं वो आता है, वो करना चाहिए। तीसरा जो मैंने कहा, मेडिटेशन, प्राणायाम या ध्यान, ये करने से पोस्ट लॉकडाउन भी हमको काफी फायदा होने वाला है। चौथा, आहार संतुलित रखना, अच्छा रखना। अच्छा आहार, इसका अपने मन पे, ब्रेन पे काफी फर्क पड़ता है। तो आहार अच्छा लें, जो आहार के आम नियम होते हैं उनका पालन करें। और पांचवा और महत्वपूर्ण, कि किसी भी नशीली आदत का शिकार न हो, या नशीले पदार्थों का, शराब है, स्मोकिंग है, टोबैको है, या और बहुत सारी बातें, इनका सेवन करें।
तो ये तो अपने गोल्डन 5 करना ही है। इसके अलावा अब ऐसा होता है कि हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं कि आप किस ढंग से चीजों को देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो विचार हैं ये आपका मूड तय करते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, रैशनल हैं, पॉजिटिव हैं, तो फिर ये होगा कि संकट वाली परिस्थिति में भी आप उसका सामना कर लोगे। अगर आप आशावादी रहते हो, रियलिस्टिक रहते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी तनाव वाली स्थिति होती है, अब जैसे लॉकडाउन खुल गया, तनाव बना हुआ है, तो मैं कहता हूं कि वहां हर एक ने खुद को 10 ईयर रूल अप्लाई करना चाहिए। 10 ईयर रूल का मतलब होता है कि क्या ये समस्या आज से 10 साल बाद भी बनी रहेगी या 20 साल बाद भी बनी रहेगी? तो आमतौर पे इसका उत्तर होता है नहीं। यानी भले ही आज स्थिति तनावपूर्ण हो, पर 10 साल बाद, 20 साल बाद स्थिति अलग रहने वाली है। यानी हो सकता है कोरोना भूतकाल का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाएगा और स्थिति रहेगी नहीं। तो जिसको हम लोग कहते हैं इसे पासिंग फेज, यानी एक ऐसी फेज है जो कि आस्ते आस्ते निकल जाने वाली है। तो टोटली जो पर्सपेक्टिव है पूरे लाइफ का, जो अपन अपने पटल पे देखते हैं सामने, तो उसका छोटा हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ बातें हैं जो कोरोना के बाद भी अपनी मदद कर सकती हैं। यस सर, बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने बताया कि क्या लॉकडाउन के बाद में क्या परिस्थिति रहेंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर सुधीर भावे सर। तो दोस्तों, आज की जो महामारी की जो परिस्थिति है यह असाधारण परिस्थिति है, और ऐसे परिस्थिति का हम कैसे सामना करें, अपना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखे, यह हमारे पैनलिस्ट ने हमें बताया है। तो हमें सभी को हिम्मत रखनी है और उसका बखूबी पालन करना है, और सभी रिश्तेदार और परिवार के लोगों को हिम्मत दिलानी है। बी अ वॉरियर, नॉट अ वॉरियर। हमें जो है योद्धा बनना है और इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि टफ सिचुएशन बिल्ड स्ट्रॉन्ग पीपल एंड टुगेदर वी विल बीट कोविड-19 कोरोना वायरस। तो इसके साथ में हमारे कुछ प्रश्न उत्तर सेशन की तरफ हम जाते हैं। तो कुछ दर्शक जो है उनकी कुछ क्वेरीज है। तो पहला जो प्रश्न है वह डॉक्टर भावे सर के लिए और डॉक्टर चौधरी जुथिका दोनों के लिए सेम प्रश्न है। तो पहला जो प्रश्न है, एक दर्शक जो पूछना चाहते हैं टू डॉक्टर भावे, हाउ टू बी पॉजिटिव। और जो दूसरे दर्शक जो है डॉक्टर जो विवेक सांखेड़कर जो है, उनका प्रश्न भी है डॉक्टर चौधरी को है, हाउ टू इम्प्रूव ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। उनका प्रश्न सेम है, तो कोई भी उत्तर दे सकता है, डॉक्टर भावे या डॉक्टर चौधरी। कृतिका जी आप बताइए। नहीं, आई थिंक यू कैन डू इट डॉक्टर। आप बताओ। मैं डॉक्टर सुधीर। ठीक है, पॉजिटिव रहने के बहुत तरीके हैं। अब एक तो जैसे मैंने कहा कि चीजों को पर्सपेक्टिव में देखने की आदत डाल लें कि पासिंग फेज, समस्या आज है, आगे जाके नहीं रहने वाली है। जैसे मैंने कहा था कि निगेटिविटी या पॉजिटिविटी ये अपने विचारों पर निर्भर है। तो हम में से हर व्यक्ति अगर एक कोशिश करता रहे कि अपने विचारों को हम लोग रैशनल बनाए रखें, जिसको कहते हैं विवेकी विचार, रैशनल, तो रैशनल विचार बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अब इसके कई टेक्निक हैं। मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहूंगा कि जो मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि आपके मन में अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो उनको लिख लें कि अरे बाप रे, अब इस संकट में से पता नहीं कब निकल पाएंगे, मेरी तो मुश्किल हो गई, या जो भी नेगेटिव विचार आए उसको लिख के रख लें। और खुद थोड़ा सोचें कि मेरा ये विचार 100% सही है या इसमें कहीं कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इस विचार में गलती हो सकती है। आमतौर पे एक आम व्यक्ति अपने विचारों के बारे में अगर ध्यान से सोचता है, खासकर उनको लिखने के बाद अगर उसको दोबारा देखे, तो अपने को दिख जाता है कि नहीं यार, ये विचार मेरा एकदम सही नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि लाइफ ऑलवेज कम्स एज ए पैकेज, यानी हमेशा कुछ अच्छी और कुछ नॉट सो अच्छी चीजें अपने को लाइफ में एक साथ मिलती हैं। तो जहाँ जीवन में इतना बहुत सारा अच्छा मिला है, वहां कुछ ऐसा रहेगा कि जो कि थोड़ा तकलीफदायक है, तो मुझे उसको स्वीकार करने की एक मानसिकता रखनी चाहिए। तो इस तरह का रैशनल थिंकिंग खुद में डेवलप करना ये बहुत आवश्यक है। पॉजिटिव का मतलब बहुत अनरियलिस्टिक भी ना हो जाए। यानी मैं अगर कहूंगा कि मैं चांद पे जा सकता हूँ, पॉजिटिव विचार है पर अनरियलिस्टिक है, तो रैशनल हो। इसलिए मैं रैशनल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पॉजिटिव होगा एक ऐसा विचार जो सही भी है, हो भी सकता है, एक्चुअली आपके लाइफ में हो सकता है, और जो नेगेटिव नहीं। तो थोड़ा ऐसी चीजों पे फोकस करना सीखें।
सर दूसरा जो क्वेश्चन था जिसका उत्तर आप दे चुके हैं कि मेडिकेशन एंड एक्सरसाइज जो है वह शाम को करना चाहिए क्या? सवाल बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। इसका उत्तर ये है, मेडिटेशन मेरी राय में सुबह करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है कि मेडिटेशन अगर अपन करते हैं तो जिन जिन लोगों ने मेडिटेशन किया है यहाँ भी दर्शकों में से, तो जानते हैं कि उसके बाद एक मन में शांति की अनुभूति रहती है और एक अच्छा लगता है। तो ये अच्छी लगने वाली चीज अगर आप शाम को करते हैं तो उसके 2-3 घंटे बाद सोना ही, तो वो इतना बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। अगर सुबह में मेडिटेट करता हूँ तो आने वाले कई घंटों तक मेरी मानसिकता अच्छी बनी रहती है, तो सुबह ज्यादा अच्छा होगा। एक्सरसाइज का ऐसा है, जो नींद के बारे में मैंने कुछ कहा था तो उससे भी ये थोड़ा संबंधित है कि सोने के कम से कम 3 घंटे पहले तक एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि जो लोग लेट इवनिंग एक्सरसाइज करते हैं, मैंने देखा कुछ लोगों को कि खाना खाने के बाद ब्रिस्क वॉकिंग करने निकल जाएंगे या खाना खाने के जस्ट पहले बहुत जम के जिम लगा के घर पे आएंगे। तो क्या होता है कि सोने के 3 घंटे के अंदर अगर एक्सरसाइज की तो उससे नींद कम आती है। हमको कई पेशेंट्स बताते हैं, डॉक्टर साहब मैं खुद को इतना थका डालता हूँ फिर भी नींद नहीं आती। तो मैं कहता हूँ आप खुद को बहुत थका डालते हैं इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है। एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज अराउजिंग होती है, जितना आप एक्सरसाइज करोगे तो उतना ही बॉडी में अराउजल होता है, वो अराउज इंपल्सेस ब्रेन में जाते हैं और आपको जगा के रखते हैं। और दूसरा होता है कि व्यायाम के बाद, एक्सरसाइज के बाद अपने बॉडी का जो कोर टेम्परेचर हम लोग कहते हैं, अंदरूनी टेम्परेचर, वो बढ़ जाता है और नींद आने के लिए कोर टेम्परेचर कम होना जरूरी है। तो ये 2 कारण हैं कि एक्सरसाइज लेट इवनिंग में कभी ना हो। सुबह अगर करते हैं तो वो एडवांटेज अपने को मिलता है, वो फायदा मिलता है कि सेंस ऑफ वेलबीइंग जो मैंने कहा था, एक मूड अच्छा बनता है, थोड़ा एक अच्छी प्रफुल्लित फीलिंग आती है। तो मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये दोनों अगर सुबह करते हैं ज्यादा बेहतर है। राइट। अगला जो प्रश्न है वह डॉक्टर रुहाटिया सर और डॉक्टर अभय ढवड़े दोनों में से कोई भी दे सकता है। दिनेश जी चांडा के प्रश्न पूछना चाहते हैं, इज देयर एनी हज़ार्ड टू वॉश हैंड विथ सैनिटाइजर अगेन एंड अगेन? क्या सैनिटाइजर से अगर बार बार हम हाथ धोते हैं तो वह क्या नुकसानदायक रहता है? अभी तक तो ऐसा कोई एविडेंस दिखा नहीं है। स्किन किसी को अगर कोई स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो उनको कुछ थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम सेंसिटिव स्किन वालों को हो सकता है, बाकी इन जनरल ऐसा कोई कभी दिखा नहीं है कि कोई सैनिटाइजर 60% अल्कोहल से किसी को कोई तकलीफ हो। हेलो, सोप से भी हो सकती है, सेंसिटिव है तो सोप वाटर से भी हो सकता है। हेलो। अभय आप कुछ कहना चाहो? हाँ, ज्यादा अल्कोहल बेस से थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो सकती है स्किन, जिसका मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किए तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी इससे। अगर आप बार बार ये करते हो और शाम को अगर मॉइस्चराइजर लगा के रखते हो हाथ को तो वो समस्या दूर हो जाएगी। बाकी ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। दिनेश जी चांडक का दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग आयुष एंड होम्योपैथिक मेडिसिन विथ योगा थेरापी टू बिल्ड द इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19? किससे पूछा है क्वेश्चन है? वो जनरल क्वेश्चन है, कोई भी उत्तर दे सकता है। अच्छा, इसके बारे में ये कहूंगा कि जिसका हमें साइंटिफिक बेस पता नहीं, उसकी स्टडीज की गई नहीं है हमारे हिसाब से, तो उसके बारे में हम कुछ भी बात बता नहीं सकते। आजकल अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम्योपैथी मेडिसिन की बहुत ज्यादा सेल हो रही है और कुछ नाम भी आए हैं कि ये सब लो आप, लेकिन उसके पैरामीटर्स, उसकी स्टडीज क्या है आगे, उससे क्या क्या हुआ है, वो साइंटिफिक वे से दिखाई गई नहीं है, इसलिए हम उस पे कोई भाष्य नहीं कर सकते। बाकी कोई अपने साथी और उसके ऊपर कोई लाइट डालेंगे या शेड करेंगे तो बताइए। राइट। एक अगला प्रश्न है दर्शक का, डॉक्टर भावे या फिर डॉक्टर जुथी का कोई भी आंसर कर सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन? दिनेश जी चांडक का प्रश्न है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन में फर्क क्या है? तो मैं बात कर सकती हूँ? मैं तो एंजाइटी और डिप्रेशन में काफी बार एक साथ भी हो सकता है, और बट एंजाइटी फियर के और डराव जो रहता है, तो रिस्क, आप जो रिस्क एनवायरनमेंट में है वो ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो आप, कि अगर तो एंजाइटी जो चीज है वो फियर से दूसरी लाइक फियर जो है वो कोई बाहर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण तुमको थोड़ा चिंता हुई तो वो फियर है,
और एंजाइटी जो बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुमको तभी भी तुमको चिंता हो रही है, तो ऐसे एंजाइटी बोलते। और एंजाइटी में फिजियोलॉजिक सिम्टम्स काफी रहते हैं। तुम्हारा अस्थमा जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं या पैनिक जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। डिप्रेशन जो है वो तुम ज्यादा आइसोलेट, मूड खराब, ज्यादा सो सकते हो या नींद नहीं हो सकती। और एंजाइटी काफी तरह की रहती है, जो टेक्निकली आप 3-4 प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर्स होती है। और डिप्रेशन जो है वो मूड पे तुम्हारा मूड खराब होके तुम्हारी नींद खराब होके कभी कभार सुइसाइडल आइडियाज हो सकते हैं। तो ये फर्क है दोनों में। एक में तुमको आदमी थरकाप ऐसे दिख सकता है, दूसरे में विड्रॉल ज्यादा सिम्टम्स रहते हैं, आइसोलेट कर सकता है। मेरा बहुत हिंदी खराब है इसलिए मैं अच्छे से बात नहीं कर सक रही। सॉरी। एक आध बार डॉक्टर भावेश सर ज्यादा अच्छा बता सकेंगे मेरे से। ज्योतिका जी, जितना आपको लग रहा है उतना खराब पक्का ही नहीं है। नहीं अच्छे से बताया ज्योतिका। गॉड, आई कांट बिलीव इट। अगला प्रश्न जो है दीपक जी अग्रवाल का है। डॉक्टर रुहाटिया सर जी। हाँ सर, इनका है हाउ टू आइडेंटिफाई असिम्प्टोमेटिक पेशेंट। हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है। बिना टेस्टिंग के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। टेस्टिंग बहुत जरूरी है। बिना टेस्टिंग के हम नहीं पकड़ सकते कि इसके अंदर कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। उसका कोई सिम्टम्स ही नहीं है, बिना टेस्टिंग के नहीं मालूम कर सकते। तो सर एक अगला प्रश्न है, कैन वी सेल्फ टेस्ट कोरोना, यानी हम खुद टेस्ट कर सकते हैं क्या कोरोना का? खुद पे टेस्ट कर सकते हैं क्या? मतलब सेल्फ टेस्ट कोरोना के लिए तो लेबोरेटरी में जाना जरूरी है ना। तो ये पार्टिसिपेंट जानना चाहते हैं कि हम अपने आप पे खुद पे टेस्ट कर सकते हैं क्या पॉजिटिव की, जो कि नहीं से पकड़ के। वो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसको खुद नहीं हो कैसे करेंगे टेस्ट? खुद इन्फेक्ट होएगा तो ही होएगा ना। तो ऐसे तो नहीं कोई टेस्ट कर सकते। सिम्प्टोमेटिक अगर है तो बिना टेस्ट के नहीं मालूम पड़ सकता। बाकी कोरोना के जो जनरल सिम्टम्स मैंने बताया, वो अगर है आपको तो फिर कोरोना की टेस्ट करके देखना चाहिए। रुहाटिया सर, मैं इसी से संबंधित सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति खुद लैब में पहुंच जाता है, पैथोलॉजी लैब में, कि मेरा अब कोरोना का टेस्ट कर लो, तो ये अलाउड है क्या, या इट हैज गॉट टू बी थ्रू अ प्रॉपर एजेंसी? प्रॉब्लम ऐसा है कि ये टेस्टिंग जो RT-PCR टेस्टिंग है, ये बहुत कम अवेलेबल है, इसकी मशीनें बहुत कम है। और एक अगर सब करे तो फिर जो जिनको ज्यादा जरूरी है, जो एडमिट पेशेंट है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनको ही नहीं मिलेगी। एक वो मशीन की क्षमता है, एक जैसे कोई जीन एक्सपर्ट मशीन होती है, उसकी क्षमता 20, 25, 40 के ऊपर नहीं होती दिन भर में। और पेशेंट तो इतने ज्यादा है, तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा उसके अंदर गवर्नमेंट को करना पड़ता है कि भाई जो ज्यादा जरूरी है उनका ही टेस्ट करा जाए। कोई भी आदमी एंग्जाइटी लेके आया और मेरे का टेस्ट करो बोले तो नहीं करेंगे। हमारे मैं बोलूं? कुछ बोलना चाहते हैं डॉक्टर ज्योतिका? हमारे यहाँ क्राइटेरिया है। अगर अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा टेस्ट करने का सोच रहे हैं, एनकरेज कर रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोगों को देखना है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है क्या। तो किसी को भी सर्दी, खांसी, सोर थ्रोट, हेडेक और कोई सिम्टम्स हुए, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को नहीं टेस्ट कर सकते, लेकिन ये सब सिम्टम्स हुए तो हम लोग खुद, यानी कल मैं जाके करके आई हूँ मेरे लिए। अभी मेरा तो नेगेटिव होगा 110%, बट बिकॉज आई गेट इन टच विद पेशेंट्स, तो मेरे को करना, हमको कंपलसरी है कि तुमको करना ही पड़ेगा। अगर नेगेटिव हो तो ही फिर काम पे आ सकते हो। तो ऐसे है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, बट क्राइटेरिया रहते हैं कि जहाँ जो टेस्ट कर सके उसकी। इसमें भी फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव का है। इवन हाँ। जो मतलब PCR टेस्ट है, उसमें भी 30% केसेस नेगेटिव आ सकती है, इसलिए डबल स्लिप करनी पड़ती है। राइट। तो एक अगला जो प्रश्न है, जो चौथमल जी जो सारडा जो है ज्येष्ठ नागरिक संघ के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो सर भावेश सर से वो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सुबह घूमने के बारे में क्या राय है? जो वरिष्ठ नागरिक जो है
वह मास्क पहनकर बाहर सुबह घूमने जा सकते हैं क्या? देखिए जी, ऐसा है, लॉकडाउन का नियम हर एक को लागू है। अगर आपके शहर में लॉकडाउन है तो बाहर निकलने का सवाल ही नहीं है। यानी भले ही वो मॉर्निंग वॉक के लिए हो या किसी और इस तरह की चीज के लिए हो, लॉकडाउन अब जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके लिए आप बाहर निकल सकते हैं। आपको दूध खरीदना है, सब्जियां खरीदनी है, राशन खरीदना है, पर मॉर्निंग वॉक इज नॉट टेकन एज समथिंग एसेंशियल ऑन ए डे टू डे बेसिस। तो भले ही आप मास्क लगाए हो, लेकिन मेरे ख्याल से कानून कानून है, कानून का आदर करना ये अपना काम। तो लॉकडाउन के दिनों में बाहर नहीं। ट्रू। डॉक्टर भावेश सर, आपके लिए एक प्रश्न था। जैसे आपने बच्चों के बारे में बताया, तो एक जो अपने पार्टिसिपेंट्स है वो पूछना चाहते हैं कि जो बच्चे जो है, व्हाट कैन वी डू टू कीप किड्स अवे एज दे हैव ट्राइड एवरीथिंग थ्रू देयर लॉकडाउन, नाउ दे आर गेटिंग टू बोर्ड, यानी बच्चे बहुत बोर हो चुके हैं, वो लॉकडाउन में उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? मेरे ख्याल से ये समस्या बहुत सारे घरों में होगी, खासकर जहाँ छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का बोर होना स्वाभाविक है। अब टाइम टेबल पूरा ही बदल चुका है। तो इसमें 2-3 बातें की जा सकती हैं। एक तो जैसे मैंने आम लोगों के बारे में बताया था, एडल्ट्स के बारे में बताया था कि दिन को एक स्ट्रक्चर देना है। तो माता पिता को मेरी राय रहेगी कि बच्चों के दिन को एक स्ट्रक्चर दें, यानी सुबह उठने के बाद रात को सोने तक इस समय रफली, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना अच्छा नहीं है उसके लिए, पर अंदाजन 1-2 घंटा अपन ये करेंगे, फिर 1-2 घंटा ये करेंगे, आधा 1 घंटा ये करेंगे, ऐसा पूरे दिन को एक स्ट्रक्चर दे दें। सोने के बारे में आजकल मुझसे बहुत सारे पेशेंट्स फोन पे सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, बच्चा पहले 7 बजे उठता था, आजकल 11-11, 12-12 बजे उठ रहा है। मेरे ख्याल से अब इनको छुट्टी के दिन कह सकते हैं। छुट्टी के दिन सोने का समय मेरी राय में 1-8 घंटे से ज्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 7 बजे उठने वाला बच्चा एक 8-8:30 तक उठ जाए, उससे ज्यादा लेट ना हो, क्योंकि फिर क्या होता है कि वो एक ढंग से आदत पड़ जाती है। अब जो मैंने दिन को स्ट्रक्चर देने की बात की थी, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई शुरू रहना बहुत आवश्यक है। यानी जितना भी आपको ठीक लगे, बच्चे के उम्र के अनुसार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो बच्चे के साथ बैठ के टाइम टेबल सेट करना है। बहुत बार एडल्ट्स गलती ये करते हैं कि एक वन साइडेड डिसीजन ले लेते हैं कि तुमने इतने बजे पढ़ने बैठना है, तुमने 2 घंटे पहले उठना नहीं है यहाँ से। ये बहुत ही गलत तरीका है। जो भी टाइम टेबल तय होता है बच्चे के साथ बैठ के, उसकी सहमति के साथ ऐसा तय होना चाहिए। उसमें कुछ समय रोज ऐसा निकालें जो आप बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अपने हर एक के दैनिक जीवन में ये एक बहुत गोल्डन चांस है कि जहां बच्चों से हमको मीनिंगफुली कम्युनिकेट करने का टाइम मिलता है। आमतौर पे टाइम नहीं मिलता। आजकल बहुत सारी माताएं वर्किंग है, पिता तो अक्सर वर्किंग रहते ही हैं। बच्चों को समय देना है बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से मीनिंगफुल टाइम बच्चों के साथ बिताना, रोज भले आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, जब आप एक साथ बैठ के हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, खेल रहे हो, ये बहुत आवश्यक है। बच्चों के साथ टाइम बिताना यानी वो डांट डपट वाला टाइम ना हो। मैं कई बार पेशेंट्स को राय देता हूँ कि डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठा करो, तो बच्चे मुझे आप बताते हैं, डॉक्टर साहब हम लोग बैठना तो शुरू कर दिया, लेकिन मम्मी डैडी डांटते ही रहते हैं मेरे को डाइनिंग टेबल पे। दैट इज नॉट व्हाट इज मेंट बाय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। तो टाइम सकारात्मक हो, जिसमें हर एक के चेहरे पे मुस्कान हो, हंसी हो, तो ऐसा करना बहुत आवश्यक है। बच्चों में कोई एक आधी हॉबी डेवलप करवाने का अपने को एक अच्छा मौका। बच्चों को अलग अलग हॉबीज को एक्सपोज करना, बच्चे चित्रकला को एक्सपोज करना या उसे कोई अच्छा संगीत सुनने की प्रेरणा देना, तो ये एक अच्छा मौका है जब ये किया जा सकता है। बच्चा कुछ भी अगर अच्छा कर रहा है, मान लो बच्चे ने अब लॉकडाउन के पीरियड में जब बोरियत हो रही है, कुछ अच्छी ड्राइंग बनाई, तो जिसको हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसकी तारीफ करेंगे, बच्चे के बीच होंगे। बच्चों में, केवल बच्चों में नहीं, बड़ों में भी होता है कि किसी चीज की तारीफ मिलती है तो हम वो चीज बार बार करना चाहते हैं। तो प्रोत्साहन दे देकर बच्चों की जो अच्छी आदतें हैं, जो उनमें अच्छे गुण हैं, कलाएं हैं, उनको प्रोत्साहन दे ऐसे टाइम पे। तो मेरे ख्याल से ये कुछ बातें हैं। अब कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना करोगे तो बोरियत पूरी हट जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत बोरियत हो सकती है, और उस बोरियत को कम कैसे किया जाए, इसके तरीके। राइट। तो सर इसी कड़ी में एक दूसरा प्रश्न था, जो अचलपुर से जो है एक प्रश्न था कि सर जैसे बच्चों का तो बता दिया आपने, लेकिन इस कंडीशन में, इस लॉकडाउन में अपनी बीवी को कैसे खुश रखा जाए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप ऐसे मेल सेंटर्ड क्यों है? पति को कैसे खुश रखा जाए, ये भी पूछना चाहिए। अपने पार्टनर कहेंगे, पार्टनर को खुश कैसे रखा जाए।
पति को खुश रखना या पत्नी को खुश रखना ये एक तरफा जिम्मेदारी नहीं होती, दोनों की जिम्मेदारी होती है। ये सवाल अच्छा सवाल है, क्योंकि एक बड़ी ही अप्राकृतिक अननेचुरल परिस्थिति में कोरोना ने अपने को डाल दिया है, जब 24 घंटे हम एक दूसरे के साथ हैं। अब जहां आपसी संबंध अच्छे हैं वहां तो ठीक ठाक चल जाता है, पर बहुत सारे घरों में ऐसा थोड़ा बहुत तनाव रहता ही है, और कोरोना के दिनों में ये तनाव थोड़ा मैग्नीफाई हो जाता है, क्योंकि आपको 24 घंटे उस व्यक्ति के साथ गुजारने पड़ रहे हैं। उनकी छोटी मोटी बातें जो आपको इरिटेट किया करती थी, वो अब आपके सामने आने का मौका ज्यादा हो रहा है, तो इससे इरिटेशन और बढ़ता है। तो ऐसा पूरे विश्व में देखा गया है, केवल अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कि पति पत्नी का आपसी तनाव, पति पत्नी के झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ तक कि घर में मारपीट होना, और कई देशों में तो डाइवोर्स के रेट्स बढ़ गए हैं इस पीरियड में। तो ये एक अक्सर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरी राय ये रहेगी कि किसी एक चीज जिसको मैं एक बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ आपसी रिश्तों में, उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरे को समझ पाने की क्षमता, चीजों को दूसरे के दृष्टिकोण से देख पाने की क्षमता। तो थोड़ा वो खुद में एक रखें कि अगर पत्नी ऐसा कह रही है, पत्नी ये चाह रही है, तो उसका दृष्टिकोण क्या होगा, वो ऐसा क्यों सोच रही होगी। अगर मैं दूसरे के दिमाग में जाके उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा तो कहना कि 90% प्रॉब्लम अपने वहीं पे हल हो जाए, क्योंकि मैं केवल स्वार्थी होकर खुद के हिसाब से नहीं सोच रहा हूँ, दूसरे के हिसाब से सोच रहा हूँ। एक दूसरे के साथ तय करके पॉजिटिव समय बिताने की कोशिश करें। अब अगर आपको समय मिल रहा है तो आप आधा घंटा 1 घंटा कार्ड्स खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, अंताक्षरी लगा सकते हैं। तो ऐसा टाइम जहां दोनों एंजॉय कर रहे हैं और जिससे एक दूसरे के संगत है, एक दूसरे के साथ की अपने को और इच्छा हो, तो ऐसा समय रोज एक साथ बिताना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ बातें हैं पति पत्नी संबंध में। धन्यवाद भावेश सर। अभी तो श्रोताओं के बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन हमारे पास में समय का अभाव है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं महेश सेवा परिवार के जी श्री शरद जी चांडा को मैं आमंत्रित करता हूं और वोट ऑफ थैंक्स। अच्छी रहेगी। जय श्री कृष्ण। मैं सेवा परिवार एवं अग्रवाल समिति द्वारा आयोजित कोरोना जन जागृति स्वास्थ्य संबंधित ऑनलाइन सेमिनार में पधारे सभी डॉक्टर एवं आप श्री सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। जय श्री राम।